जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ तो अपनी ही लड़की के दोषी निकालते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लग जाते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरंगी अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी और लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और आखिर लड़की ने ऐसा भी क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की सारी डिटेल्स। तो ये मामला 5 जून 2023 को पुलिस वालों के सामने पहली बार सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब सब अपने कामों में बिजी थे, तभी शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए हुए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है और पुलिस वालों को ये व्यक्ति अपना नाम अय्यागिरी साई कृष्णा बताता है। इसकी उम्र 36 साल के आसपास थी। पुलिस वालों के सामने अय्यागिरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरंगती अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था और मैं अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब भांजी के मोबाइल पर कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा और यहाँ तक कि काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अय्यागिरी साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसीलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस के सामने अय्यागिरी ने बयान दिया कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी और इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अय्यागिरी के साथ ही गई थी। तो अप्सरा की मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले अय्यागिरी ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था और वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अयाग द्वारा बताए गए अनुमान ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। अय्यागिरी द्वारा बताए गए पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं। लड़की का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें और पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अय्यागिरी साई कृष्णा के साथ जाती हुई भी दिखती है और इस तरह अय्यागिरी का ये बयान तो साबित हो जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ ही गई थी बाहर। अब पुलिस वाले अय्यागिरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को निकालते हैं। इस इलाके के आसपास कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में अय्यागिरी अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते नज़र नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अय्यागिरी द्वारा बताई गई लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अय्यागिरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। और जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता
तो पुलिस वाले एक बार फिर से अय्यागिरी से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। इस मामले में दोबारा से अय्यागिरी से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सामने वो हड़बड़ा सा जाता है और अब दूसरे ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अय्यागिरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब वो बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस पर शक होना शुरू हो जाता है और अब अय्यागिरी से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अय्यागिरी पुलिस वालों को नई नई कहानियाँ सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान भी बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं। तो अय्यागिरी सब कुछ सच सच बताना ही शुरू कर देता है। पुलिस वालों के सामने जब अय्यागिरी मामले की सच्चाई आती है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। अय्यागिरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने तो उसे मार दिया है। पुलिस वालों के सामने अय्यागिरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को वह अपनी कार में बैठाता है और फिर उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी भी बात को लेकर बहस होती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अय्यागिरी अपनी भांजी के मुंह पर दे मारता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार। और अय्यागिरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अपनी ही भांजी की जान लेने के बाद अय्यागिरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है, तो इसलिए पहले वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटता है और फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। और इस तलाश में वह एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तला में लग जाता है। मगर उसे एक लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं मिलती और इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है, तो इसलिए वो लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में ही रखकर वह उसे कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वह पुजारी के तौर पर काम करता था। उस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था और इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैन होल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अय्यागिरी अपनी कार को इसी मैन होल पास के ला करता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैन होल में डालकर उसका ढक्कन भी बंद कर देता है ताकि कोई भी इस लाश तक कभी भी नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए अय्यागिरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैन होल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद अगले दिन अय्यागिरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन होल से बाहर आ रही है, इसलिए वह फिर मिट्टी हटाकर पहले मैन होल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अय्यागिरी को लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है और अब वो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अय्यागिरी ही लेकर बाहर गया है और ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती थी। इसीलिए किसी को शक न हो तो अय्यागिरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। मगर उसकी ये चालाकी उस पे ही भारी पड़ जाती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अय्यागिरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अय्यागिरी कुछ और चौंका देने वाले खुलासा करता है। अय्यागिरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यागिरी पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अय्यागिरी पर दबाव बनाने लगती है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे शादी कर लो।
मगर अय्यागिरी के सामने समस्या ये थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वो लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है, पर इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। चूँकि अप्सरा और अय्यागिरी का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए अप्सरा के लाख जिद के बावजूद अय्यागिरी शादी के लिए मना करता रहता है और इसी बीच अय्यागिरी के समझाने पर अप्सरा अपना अबॉर्शन भी करवा लेती है और अबॉर्शन के बाद भी वो लगातार अय्यागिरी पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। इसके बाद अय्यागिरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है और उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ उसे समझाने की वो कोशिश करता है कि वो चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता, मगर यहाँ भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है और अय्यागिरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर लगातार हमले करके तब तक मारता है जब तक अप्सरा मर नहीं जाती। और जब अप्सरा के मरने का यकीन नहीं हो जाता है, इस खुलासे के बाद अय्यागिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। पुलिस जांच में अय्यागिरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है और जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था कि हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर देती है और आसपास के राज्यों के अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। अब ये खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब ये खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है तो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है और दरअसल वो बताती है कि अय्यागिरी ने जिस लड़की कुरंग अप्सरा की हत्या की है वो उसकी बहू है और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या भी कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिलता था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां के अरुणा भी अपनी बेटी के यहाँ ही रहने आ गई थी। दोनों माँ बेटी मिलकर उनके बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती हैं। ये लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाना, रोज़ाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाना। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसों से हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी भी खरीदती हैं। ये बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमाता था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सासू माँ बेतहाशा पैसा खर्च करने लगती है तो कार्तिक की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और वो अपनी सासू माँ और बीवी के शौक़ को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन भी ले लेता है। कार्तिक की मां के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का ये पैसा भी खत्म कर देती हैं और इसके बाद भी ये लोग कार्तिक पर ज़्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगती हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना करता है तो अप्सरा अपनी मां के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है और केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसे जेल में भेज दिया जाता है। 15 दिन बाद जेल से बेल मिलने के बाद जब कार्तिक घर आता है तो समाज में उसे काफ़ी ताने सुनने को मिलते हैं और इसी शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी मां को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चली जाती हैं ताकि कोई भी इन दोनों से संपर्क ना कर पाए और इसलिए दोनों अपना पुराना सिम भी बंद करवाकर नया नंबर ले लेती हैं और अब यहीं हैदराबाद में रहते हुए अय्यागिरी और अप्सरा की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और फिर ये नज़दीकी बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर ख़त्म होती है।
जब अप्सरा की और उसकी मां पर फर्जी केस उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम दे देते हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाले आयगी साई कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। अब अय्यागिरी को अदालत से क्या सज़ा मिलती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस मर्डर केस के बारे में? हमें कमेंट करके अपनी राय, अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।